स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका दक्षिण भारत और संगम काल वाला चैप्टर है वो स्टार्ट किया था। उससे पहले के हमने जितने भी टॉपिक किए हैं उन सभी की पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें और वहाँ पर अदर सब्जेक्ट्स की क्विज़ेज़ भी डाली गई हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन कर लें। आज की इस क्लास में हम अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर को भी पूरा कर लेंगे। शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द द्योतक था। ऑप्शन है ए एक प्रकार के उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, ऑप्शन बी हाथी दांत का, ऑप्शन सी नृत्य के लिए यवन राजसभा में भेजे जाने वाली नर्तकियों का, या ऑप्शन नंबर डी काली मिर्च का। और देखिए यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं कि यह शब्द का अर्थ क्या था या किस चीज़ के लिए प्रयोग में लिया जाता था, ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी काली मिर्च का। तो देखिए यवन प्रिय किसे कहते थे? काली मिर्च को। अब देखिए यदि हम बात करें तो काली मिर्च जो थी भारत से वो पूरे यूरोप में, इसके अलावा यूनान में, रोम में, इन सभी जगह वह काफ़ी प्रसिद्ध थी और इसे यवन प्रिय नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है, तो देखिएगा भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोम वासियों को बहुत प्रिय थी। इसके लिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय यानी यवन लोगों को जो प्रिय था, यवन यानी यूनानियों को, तो उसे यवन प्रिय कहा गया है। इसकी यूनान एवं रोम में बहुत अधिक मांग थी। अब देखिए कैसे याद रखना है कि यूनान को क्या बोलते हैं? यवन भी बोलते थे। और यवनों को क्या प्रिय था? काली मिर्च। तो यवन प्रिय हो गया काली मिर्च। अब आपको इसको रटने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है? ऑप्शन है आपके पास ए आर्य, बी द्रविड़, सी मुंडारी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्य से। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ए आर्य। अब देखिए हल्बी क्या है? तो देखिए ये आपके जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये वाला जो प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, इनमें जो इस भूभाग में जो भाषा बोली जाती है उसे हल्बी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हल्बी भाषा छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश आदि भूभागों में बोले जाने वाली भाषा है, जो कि इंडो आर्यन भाषा परिवार का हिस्सा है। इसे ओडिया एवं मराठी भाषा की विकास यात्रा के मध्य संक्रमणकालीन भी माना जाता है। तो क्या माना जाता है कि जब ओडिया भाषा या मराठी भाषा जब अपने विकास में थी, विकसित प्रक्रिया में थी, उस समय यह प्रचलन में थी। कौन सी? हल्बी भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास ए प्रशासन से, बी विधि से, सी व्याकरण और काव्य से, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तोलकाप्पियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी व्याकरण और काव्य से। किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके व्याकरण और काव्य से। अब यदि हम बात करें तो देखिए यह किस भाषा में है? तोलकाप्पियम। तो देखिए यह तमिल भाषा में है। किस में है? तो ये है आपकी तमिल भाषा। ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि किस भाषा में है, तो वो है तमिल में। और यदि हम बात करें तो अगस्त ऋषि जो थे उनके शिष्यों में से ही एक में इसकी रचना भी की है। यह पॉइंट भी आपको यहाँ पर इसके बारे में याद रखना है। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। यहाँ पर भी देखते हैं क्या कहा गया है। तो देखिए, और ये आपको संगम साहित्य से मिलता है और संगम साहित्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए तोलकाप्पियम के प्रणयनकर्ता
तोलकाप्पियार ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यह एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? तमिल व्याकरण, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। किस शैली में इसकी रचना की गई है? सूत्र की शैली में, यानी कि फॉर्मूलाज की शैली में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तोलकाप्पियम संगम काल का जो आपका साहित्य है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है। ऑप्शन है आपके पास: ए तमिल कविता का, ऑप्शन बी है तमिल व्याकरण का, ऑप्शन सी तमिल वास्तुशास्त्र का, या ऑप्शन नंबर डी तमिल राजशास्त्र का। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया तोलकाप्पियम क्या है? तमिल व्याकरण की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है, शिलप्पाधिकारम का लेखक था। देखिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो संगम साहित्य है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिए गए हैं: ए इलंगो, बी पर्णग, सी करिकाल, या ऑप्शन डी विष्णु स्वामिन। देखिए, यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इलंगो। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ए इलंगो इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, कौन था? इलंगो आडिगिल पूरा इसका नाम था। संगम साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या था? एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है ये, आप याद रखिएगा। और क्या है? तो देखिए, पहली चीज क्या है? ये है महाकाव्य। और जो इलंगो आडिगिल था, ये कौन था? तो ये करिकाल का पोता था। तो देखिए, यहाँ पर आप याद रखिएगा, इलंगो क्या था? पोता था करिकाल का। यह भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम इसकी चर्चा करें तो यहाँ क्या दिया गया है? शिलप्पाधिकारम का लेखक कौन था? देखिए, इलंगो आडिगल था। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। यही चीज़ हमने आपको बताई है। इनडायरेक्टली यदि पूछा गया तो इस प्रकार से घुमा के क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में देखिए, आपको यहाँ पर संगम साहित्य के कुछ ग्रंथ दिए गए हैं और सूची 2 में वे सुमेलित करने हैं कि यह क्या था। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूची 1 देखते हैं, तिरुक्कुरल, दूसरा है तोलकाप्पियम, तीसरा शिल्पाधिकारम और चौथा मणिमेकले। अब सूची 2 में है प्रेम कथा, दर्शन, वाणिक कथा या व्याकरण। इन्हें एक एक करके सुमेलित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? तिरुक्कुरल। तो तिरुक्कुरल क्या है? यह एक दर्शन साहित्य है। तो ए आपका 2 से मैच होगा। फिर तोलकाप्पियम, यह आपने किया था, क्या है? तमिल व्याकरण है। तो यह आपका 4 से मैच होगा। इसके बाद देखिएगा, फिर क्या है? शिल्पाधिकारम। तो शिल्पाधिकारम क्या है? अभी हमने आपको बताया था, महाकाव्य है प्रेम कथा पर। तो यह आपका 1 से मैच होगा। और फिर है मणिमेकले। तो यह क्या है? यह वाणिक कथा है। तो यह आपका 3 से मैच हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपका युग्म क्या बनता है? युग्म बनता है आपका 2, 4, 1 और 3। किस ऑप्शन में है? तो देखते हैं। तो देखिए, ऑप्शन डी A2, B4, C1, D3। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन में क्या है? वो ये है कि आपको याद रखना है कि कौन सा जो साहित्य ग्रंथ है संगम काल का, वो किस विषय वस्तु पर है। जैसे हमने देखा, तिरुक्कुरल क्या है? ये आपका दर्शन शास्त्र पर है। तोलकाप्पियम क्या है? व्याकरण है। शिल्पाधिकारम क्या है? ये प्रेम कथा है या महाकाव्य है। किसने लिखा? इलंगो आडिगल ने लिखा। फिर मणिमेकले क्या है? ये वाणिक कथा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और यदि आपसे मेंस में भी पूछा जाए तो वहाँ भी आप इनके बारे में लिख सकते हैं कि ये किस
विषय वस्तु पर आधारित पुस्तक है या ग्रंथ है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का क्या नाम है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए तोलकापियम, बी शिल्पाधिकारम, सी मणिमेकले या ऑप्शन नंबर डी तिरुमुराय। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने 4 वेद आपको शुरुआत में पढ़ाए थे और यहाँ पर बात होती है कि पांचवा वेद किसे माना जाता है। तो पांचवा वेद माना जाता है तिरुमुराय को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए यदि हम बात करें तो तिरुमुराय क्या है, यह सबसे पहले याद रखिएगा किस भाषा में है। तो यह आपका तमिल भाषा में है। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, तेलुगु में है, तमिल में है, कन्नड़ में है, तो इसलिए ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर यदि हम बात करें तो यह किस उससे संबंधित है, तो देखिए यह आपको शैव धर्म से संबंधित है। आपको यह भी पता चल ही गया। और ये क्या है, शैव दर्शन से आपका रिलेटेड है। ये चीज़ें आपको इसके बारे में यहाँ पर याद रखनी है, तिरुमुराय के बारे में। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो शैव संतों के लेखन के संग्रह तिरुमुराय को पांचवा वेद भी समझा जाता है। तिरुमुराय तमिल भाषा में, किस भाषा में है, तमिल भाषा में शिव की स्तुति में 6वीं से 11वीं शताब्दी तक तमिलनाडु के विभिन्न कवियों द्वारा गीतों या भजनों का 12 खंड का संकलन है। वेदों तथा शैव आगमों के साथ तिरुमुराय तमिलनाडु में शैव सिद्धांत दर्शन का ही एक आधार है। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट चीज़ कि पांचवा वेद कौन सा माना जाता है, तिरुमुराय। किस भाषा में दर्शन शास्त्र है, तमिल भाषा में। और किस धर्म से संबंधित है, तो शैव संप्रदाय जो है उसका क्या है, यह दर्शन शास्त्र है। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जो याद रखनी है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन देखते हैं। ए संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। ऑप्शन बी है वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। ऑप्शन सी संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। और ऑप्शन डी संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है और देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक करके इन कथनों को देखते हैं। पहला क्या कहता है, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। तो यह क्या है, यह आपका गलत है। यह कथन आपका गलत है। फिर ऑप्शन बी क्या कहता है, देखिए यहाँ पर भौतिक संस्कृति का संदर्भ है उस समय की आपको जो दक्षिण भारत की स्थितियाँ थी, धार्मिक क्या स्थिति थी, सामाजिक क्या थी, आर्थिक क्या थी, उन सभी के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलती है, वो आपको संगम साहित्य से ही मिलती है। फिर देखिए अगला ऑप्शन क्या है, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। तो यह बिल्कुल आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो यह कथन आपका सही है, सही आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका उत्तर होगा। उस समय जो सामाजिक वर्गीकरण था वो संगम कवियों को अच्छे से मालूम भी था और उन्होंने जो वर्ग भेद है उस पर ही आधारित उन्होंने भारतीय समाज में क्या किया है, वर्णन किया है उसका कि किस प्रकार से वर्ण भेद था, क्या क्या चीज़ें थी। ऑप्शन सी क्या कहता है, संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। तो यह आपका गलत है। देखिए कई ऐसी कविताएं हैं, कई ऐसे महाकाव्य हैं जिनमें आपको उस काल के, संगम काल के जो राजा हैं, जो शासक हैं, उनका शौर्य और वीरता देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से उन्होंने दूसरे राज्य पर आक्रमण किया, उस पर विजय प्राप्त की। और चौथा था डी, संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। तो यह भी आपका गलत है। जादुई ताकतों में उस समय की विश्वास जताया गया था संगम काल के जो महाकाव्य हैं या जो भी रचनाएं की गई हैं उनमें। तो यह आपके लिए देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। तो देखिए संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। संगम काल में रचित कविताओं से तत्कालीन दक्षिण भारत की सामाजिक
आर्थिक, धार्मिक आदि दशाओं का ज्ञान होता है। संगम कविताओं के माध्यम से हमें तत्कालीन दक्षिण भारत की भौतिक संस्कृति का भी ज्ञान होता है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। तमिल समाज उत्तर भारतीय समाज की भांति वर्ग भेद पर आधारित था, यानी कि वहाँ भी वर्ण व्यवस्था थी, जबकि संगम कविताओं में समर शौर्य के वर्णन के साथ साथ जादुई ताकतों में भी विश्वास व्यक्त किया गया है। तो देखिए, यह तो आप वैसे ही देख लीजिए कि ये एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, और इस समय जब आज के समय में भी, इतने आधुनिक युग में भी आपको अंधविश्वास देखने को मिलता है, तो उस समय तो ये सभी चीज़ें व्याप्त थीं और अपने चरम पर भी थीं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? ऑप्शन है आपके पास ए मदुरै, बी ताम्रलिप्ति, सी तोंडी या ऑप्शन नंबर डी अरिका मेडू। तो देखिए, सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अरिका मेडू। तो देखिए, आपको भारत और रोम के बीच जो व्यापार होता था उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? अरिका मेडू से मिलती है। यहाँ से कई सारे आपको अवशेष मिलते हैं, जैसे कि इनमें शराब के कुछ बर्तन मिलेंगे, रोमन लैंप आपको मिलती है, रोमन प्याला, ये सभी प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ से प्राप्त होती हैं, और उन्हीं के आधार पर आप कह सकते हैं कि यह क्या था उस समय पर हमारे व्यापारिक जो संबंध थे वो रोम के साथ काफ़ी बेहतर थे। अब देखिएगा, यहाँ पर अरिका मेडू भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। पेरलिप्स में इसे पोड़े के कहा गया है। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे युक्त कलश हैं, देखिए हमने आपको बताया ही था। इसके अलावा रोमन लैंप आपको यहाँ से मिलती है, और रोमन प्याला आदि चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। इससे भारत तथा रोम के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की भी आपको सूचना मिलती है कि इतने अच्छे व्यापारिक संबंध थे कि जो रोम के लोग थे उस समय के, वे यहीं पर रहा करते थे, उनकी यहाँ पर एक बस्ती थी। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। ऑप्शन है ए राजगीर, बी अरिका मेडू, सी भाग्रपीर या ऑप्शन नंबर डी तामलुक। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी अरिका मेडू। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है पोड़ू के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? अब देखिए, दी पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये पुस्तक हमने आपको जब मौर्य वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे वहाँ बताई थी कि एक नाविक के द्वारा लिखी गई है, लेकिन वो गुमनाम है, उसका नाम इस पर नहीं लिखा गया है। अब ऑप्शन देखते हैं, ए अरिका मेडू, बी ताम्रलिप्ति, सी कोरके या ऑप्शन नंबर डी बारबेरिकम। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अरिका मेडू। अभी आपको पिछले ही प्रश्न में यह बताया था। अगला प्रश्न है, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है आपके पास ए कालीबंगा से, बी अरिका मेडू से, सी रंगपुर से या ऑप्शन नंबर डी सतारा से। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी अरिका मेडू से आपको रोमन बस्ती मिलती है। साक्ष्य क्या क्या हैं? तो यहाँ पर देखिए, 2 हत्थे वाला शराब का कलश या प्याला आपको मिलता है, रोमन लैंप है, रोमन प्याला भी आपको यहाँ पर मिलता है। और ये जो 2 हत्थे वाला इनका शराब का जो बर्तन था, जो जग था, उसे आप क्या कहते हैं? उसे रोमन एम्फोरा के नाम से जाना जाता है। तो यह भी आप याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यही अब आपसे पूछ भी लिया। एम्फोरा जार होता है, एक ऑप्शन है ए छिद्रयुक्त जार, बी लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार, ऑप्शन सी है चित्रित धूसर जार या ऑप्शन नंबर डी काला और लाल मिट्टी का जार। तो देखिए, एम्फोरा क्या होता है? लंबा और दोनों तरफ हत्थेदार जार जो होता है उसे क्या कहते हैं? एम्फोरा या रोमन एम्फोरा उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, जो कि आपको अरिका मेडू से मिला है, रोमन बस्ती से। अब यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिएगा,
एम्फोरा जार एक लंबी एवं संकीर्ण गर्दन वाला दोनों तरफ हत्तेदार जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल या शराब को रखने के लिए किया जाता था। अरिका मेड़ू के उत्खनन से रोम आयातित इस जार के अवशेष भी मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? इंपॉर्टेंट है, देखिए ऑप्शन है आपके पास ए कदम्ब, ऑप्शन बी है चेर, ऑप्शन सी है चोल या ऑप्शन नंबर डी पांड्य। तो देखिए जब हम संगम काल पढ़ते हैं तो उसमें चेर, चोल, पांड्य इन सभी की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है शामिल संगम काल के साहित्य में? तो वो है आपका कदम्ब। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिएगा क्या कहा गया है, संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के बारे में विवरण प्राप्त होता है और किसी भी राजवंश के बारे में संगम काल के साहित्य में आपको जानकारी नहीं मिलेगी। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीपीय तक विभिन्न गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम्ब या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख आपको संगम साहित्य में देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए संगम काल में कौन कौन से तीन हैं, इसीलिए हम इसको आपको दक्षिण भारत के इतिहास के रूप में भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य दक्षिण भारत में राजवंश हुए चोल, चेल, पांड्य, उनके बारे में ही यहाँ पर बताया गया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? ऑप्शन है आपके पास ए चेर, बी चोल, सी पल्लव या ऑप्शन नंबर डी पांड्य। तो देखिए चेर, चोल, पांड्य सिर्फ यही आपको संगम काल में राजवंश देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव साहित्य में, संगम साहित्य में आपको पल्लवों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ऑप्शन है आपके पास ए ग्रीक में, ऑप्शन बी है यहाँ पर तमिल में, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास तेलुगु में और ऑप्शन नंबर डी है पाली में। तो देखिए कुरल जो है वह किस भाषा में है? तो कुरल की यदि हम बात करें तो कुरल है आपका किसमें? तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। और ये जो कुरल है इसे तमिल साहित्य की बाइबल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे याद रखिएगा, तमिल साहित्य का क्या कहते हैं? इसे बाइबल भी कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को, इस फैक्ट को आप ज़रूर यहाँ पर याद रखिएगा। आप देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिएगा कुरल तमिल साहित्य का क्या है? बाइबल तथा लघु वेद माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहते हैं। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। किसने की थी? तिरुवल्लुवर ने इसकी रचना की थी। यह आप जरूर याद रखिएगा। और अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे, ऐसा माना जाता है। देखिए कुछ प्रमुख जो हैं तमिल साहित्य के या संगम साहित्य के कौन रहे हैं लेखक, जैसे इलांगो आदिगिल था जिनके बारे में हमने आपको बताया। शिल्पाधिकाराम उसका क्या था? पुस्तक थी या ग्रंथ था, जिसमें कोवलन और कणग्गी जो थी उनकी कहानी है। महिला प्रधान एक पुस्तक है और इस पुस्तक को नुपुर की कथा या कहानी भी कहा जाता है। फिर शीतले सतनार का नाम भी आएगा, जिन्होंने मणिमेखले, एक ऑप्शन में था क्वेश्चन में मणिमेखले, वह किसने लिखा है? वह शीतले सतनार ने लिखा है, जिसमें मणि ने बौद्ध धर्म अपना लिया और साध्वी बन गई। मणि कौन थी? कोवलन एवं माधवी की बेटी थी। अब कोवलन कौन था? तो देखिए यह एक व्यापारी था जो व्यापार करने के लिए दूसरे राज्य में जाता है और वहाँ पर एक अन्य महिला के साथ रहता है, उससे बेटी जन्मती है। ये पूरी कहानी थी। और जो अपनी बीवी की एक माला या कुंडल इसके पास था वो उस औरत को दे देता है चोरी के आरोप में इसकी, और वो जो कुंडल था वो मिलता था राजा की रानी का जो कुंडल चोरी हुआ था उससे, तो इसे गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा दे दी गई। फिर इसकी पत्नी वहाँ पर जाती है और वो कहती है कि ये आपने अन्याय किया है, ये मेरा था, ये मेरे पास है। राजा जो है सुसाइड कर लेता है इस गम में। पूरी कहानी है, उसको हम आपको अच्छे से बताएंगे। अब
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है आपके पास ए नंदी कलम्बकम, बी कलिंगतुपर्णी, ऑप्शन सी है पेरिय पुराणम और ऑप्शन नंबर डी कुरल। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी कुरल। कुरल किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए राइटर जरूर याद रखिएगा, यह है आपके तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखित एक क्या है? ग्रंथ है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतरण का लेखक था? ऑप्शन है आपके पास ए कंबन, ऑप्शन बी है कुट्टन, ऑप्शन सी नन्ने या ऑप्शन नंबर डी टिक्कण। तो देखिए यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिल रामायण का लेखक था कौन? कंबन। ऑप्शन नंबर ए कंबन यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत की सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? तमिल क्षेत्र के सिद्ध सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा कथन है, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिगम को अस्वीकार करते थे। अब देखिए ये लिंगायत वगैरह हम आपको पहले ही दर्शन शास्त्र जब बताया था वहाँ पर भी बता चुके हैं, उससे पहले भी एक चैप्टर में आपको बताया हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है देखिए केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन बी है केवल दूसरा सही है, ऑप्शन सी है पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, और ऑप्शन डी है ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर हम इन कथनों को एक बार पुनः देखते हैं। पहला कथन क्या है? तमिल क्षेत्र के सिद्ध सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा किया करते थे। तो यह आपका बिल्कुल क्या है? एकदम सही कथन है। जो तमिल क्षेत्र के सिद्ध थे या सित्तर थे वे क्या थे? एकेश्वरवाद में अपना विश्वास रखा करते थे और वे मूर्ति पूजा की हमेशा निंदा किया करते थे। दूसरा है, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिगम को अस्वीकार करते थे। तो यह भी आपका बिल्कुल सही कथन है। देखिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। तो लिंगायत जो थे वो जाति व्यवस्था जो थी उसका विरोध किया करते थे और इसके अलावा ये मानते थे कि जितने भी लोग हैं जब वे यदि मर जाएंगे तो वे क्या होंगे? जो भक्त हैं वो शिव में ही लीन हो जाएंगे और इस संसार में पुनः वापस कभी नहीं आएंगे। तो इन्होंने जो पुनर्जन्म का सिद्धांत था उसे पूर्णतः नकार दिया था। अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस में, तो देखिए पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, तो सही उत्तर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा तमिल क्षेत्र के सिद्ध सित्तर कैसे थे? एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। फिर लिंगायतों ने जाति की अवधारणा तथा कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया था। देखिए जितने भी संप्रदाय थे ये क्या थे? ये हिंदू धर्म में ही जो सुधार थे उनके लिए बनाए गए थे। जो हिंदू धर्म में कुरीतियाँ थी या फिर हम कह सकते हैं कि जिनके चलते लोग अन्य धर्मों में जा रहे थे उन्हें रोकने के लिए कुछ सुधार कर कर हिंदू धर्म में ही नए संप्रदाय बनाए गए। उनमें से ही लिंगायत भी था। आगे देखते हैं। इनका विश्वास था कि मरणोपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकार दिया था। तो देखिए यही चीज़ हमने भी आपको बताई कि इनकी धारणा क्या थी। ये मानते थे कि जो भी व्यक्ति शिव का भक्त है वह जब उसकी मृत्यु होगी किसी भी व्यक्ति की तो वह शिव में ही समा जाएगा और कभी इस संसार में पुनः नहीं लौटेगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में देखिए आपको क्या दिए गए हैं? सूची 1 में राजवंश हैं और सूची 2 में आपको उनसे संबंधित शहर या राजधानियाँ दी गई हैं। तो देखते हैं, या मंदिर दिए गए हैं। देखते हैं सूची 1 गुप्त, चंदेल, चालुक्य और पल्लव। सूची 2 है बादामी, पनमलय, खजुराहो और
देवगढ़। अब देखिए इन्हें आप आसानी से सुमेलित कर सकते हैं। हमने आपको स्थापत्य कला वाला जो चैप्टर है वो इससे पहले करा दिया है। तो देखते हैं, सबसे पहले है गुप्त। तो गुप्त काल में कौन सा बना है? गुप्त काल में दशावतार मंदिर देवगढ़, तो यह है आपका 4 से मैच हो जाएगा। फिर है चंदेल, तो चंदेलों ने क्या बनवाया? खजुराहो के मंदिर, तो बी आपका 3 से मैच होगा। फिर यदि हम बात करें तो आपके पास है चालुक्य। तो चालुक्य कहाँ के थे? बादामी के चालुक्य हमने आपको पढ़ाए थे पिछली क्लास में, तो यह 1 से मैच होगा। और पल्लव आपके पनमलय से। तो देखिए क्या युग्म बना है? युग्म बना है आपका A4 B3 C1 D2, 4 3 1 2। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो देखिएगा। और देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है आपसे, देखते हैं 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर ए A4 B3 C1 D2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है। इन सभी मंदिरों के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं अच्छे से, कि जैसे आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। चंदेल शासकों ने बनवाया। यहाँ पर जैन धर्म के भगवान विष्णु के और शिव के मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें से कंदरिया महादेव हमने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी चीज़ें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो वो आपको पिछले चैप्टर में बता दी गई थी, याद भी होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ऑप्शन है आपके पास ए चतुर्वेदी मंगलम, ऑप्शन बी है परिषद, ऑप्शन सी है अष्टदिग्गज और ऑप्शन डी है मणिग्रामम। यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इससे पहले हम आपको अलग अलग संस्थाएं व्यापारियों से संबंधित बता चुके हैं, तो यह भी उनमें से एक संस्था है और सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मणिग्रामम। क्या है? ऑप्शन नंबर डी मणिग्रामम है। किस काल में है? वो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो एक आपके पास नाम आता है चतुर्वेदी मंगलम। तो यह क्या है? तो यह चोल काल में ब्राह्मणों को जो दान में गांव दिए जाते थे, देखिए यह याद रखिएगा, चोल काल में ब्राह्मणों को दान किए गए गांव, यह आपको यहाँ पर याद रखना है। उसे क्या कहते थे? चतुर्वेदी मंगलम। ऐसे याद रखिएगा। चतुर्वेदी कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं, तो उनको जो गांव दान में दिया जाता था उसे चतुर्वेदी मंगलम कहते थे चोल काल में। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है, दक्षिण भारत के नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे मणिग्रामम और वलंजियर। चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्राम को क्या कहते थे? चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, जो अभी हमने भी आपको ऊपर बताया है। तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तोककोलम का युद्ध हुआ था। ऑप्शन है आपके पास ए चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, ऑप्शन बी है चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, ऑप्शन सी है चोल एवं होयसल के मध्य और ऑप्शन नंबर डी है चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो देखिए आपको बताना है तोककोलम का युद्ध, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है और आपसे पूछा भी जाता है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य में युद्ध हुआ था। कौन सा? तोककोलम का युद्ध। अब देखिए इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा भी करेंगे। तो देखिए चोलों की ओर से कौन था? चोल शासक था परांतक प्रथम। इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया है, जो पिछली आपकी क्लास थी उसमें आपको बताया गया था परांतक प्रथम के बारे में। और यहाँ पर यदि हम बात करें कि राष्ट्रकूटों की तरफ से कौन था, तो देखिए परांतक प्रथम चोल और राष्ट्रकूटों की तरफ से था कृष्णा तृतीय। कौन था? तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, कृष्णा तृतीय, कृष्णा थर्ड, इन दोनों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। तो यह चीज़ आपको जरूर यहाँ पर याद रखनी है। अब यदि और बात करें इसके बारे में, तो
इनमें कौन हारा था? तो देखिए राष्ट्रकूट जो थे वो इसमें विजयी हुए। राष्ट्रकूटों की इसमें विजय होती है, यह आपको याद रखना है। और वो तंजौर जो था उस पर कब्जा कर लेते हैं। और इसके बाद में जो है, जब इस तंजौर पर वो कब्जा कर लेते हैं तो उसके बाद में कृष्णा थर्ड जो था वह क्या उपाधि लेता है? वह तंजीउए कोंड की, किसकी उपाधि लेता है? तो यह उपाधि लेता है तंजयु कोंड की उपाधि धारण करता है। तो ये आपको कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो आपको जरूर याद रखने हैं। परांतक प्रथम के बारे में हमने बताया था कि उत्तर मेरूर का अभिलेख इसका है, जहाँ से आपको स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है ग्रामीण स्तर पर। और ब्राह्मणों को भूमि अधिकार अनुदान भी दिए जाते थे, जिनका निर्वहन कौन करता था? गांव किया करता था। गांव में समिति होती थी जिसमें 30 सदस्य हुआ करते थे। ये सभी बातें हमने आपको बताई हैं। राजेंद्र प्रथम के बारे में बताया, इसके अलावा आपको राजराज के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले बताई हुई हैं। और यहाँ पर राष्ट्रकूट में भी हमने आपको राष्ट्रकूट में कृष्ण तृतीय के बारे में बताया, जिसने तोक्कोलम के युद्ध में चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित किया, तंजौर पर कब्जा कर लिया, जो कि चोलों की क्या हुआ करती थी? राजधानी। और फिर उपाधि लेता है तंजयु कोंड की। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो चोल शासक परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्णा तृतीय ने पश्चिमी गंगों बुतुग द्वितीय की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर यानी वर्तमान तंजावुर पर अधिकार कर लिया। कृष्णा तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजयु कोंड की उपाधि भी धारण की थी। यही सारे फैक्ट्स आपको ऊपर बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? ऑप्शन है आपके पास, ए महमूद गजनवी ने, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी ने, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी ने, या ऑप्शन नंबर डी मलिक काफूर ने। तो देखिए ये तो आपका जो क्वेश्चन है ये है आपका एक डिलीटेड क्वेश्चन, क्योंकि ये सभी तो इनसे संबंधित ही नहीं है। अब यदि हम बात करें तो देखिए अंत में जब चोल साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर हो जाता है तो देखिए आपको काकतीय वंश, होयसल वंश, पांड्य, राष्ट्रकूट ये सभी वहाँ पर देखेंगे कि चोलों का संघर्ष सभी के साथ थोड़ा थोड़ा चलता रहता है और फिर अंत में जाकर के चोल साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो आप वहाँ पर किसी एक के लिए ऐसा नहीं कह सकते हैं, इसलिए यह आपका एक डिलीटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, देखिए कि यहाँ क्या कहा गया है इसके बारे में। तो देखते हैं 1250 ईस्वी के आसपास होयसल और पांड्य राज्य ने चोल राजा राजेंद्र तृतीय को परास्त कर दिया था। चोल राजा पांड्यों की अधीनता में लगभग 1279 ईस्वी तक शासन करते रहे। उसके पश्चात चोल राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मलिक काफूर ने लगभग 1310 ईस्वी में दक्षिण विजय की थी, जिसमें उसने यादव, काकतीय, होयसल, पांड्य आदि राजाओं को जीता था। तो देखिए यहाँ पर आप स्पष्टता नहीं कह सकते कि किसने समाप्त किया। वही चीज़ हम आपको बता रहे थे कि अलग अलग वंशों का उदय जो है वह आपको देखने को मिलता है। जब बिल्कुल अंतिम समय होता है चोल साम्राज्य का, वहाँ पर आपको राष्ट्रकूटों के साथ संघर्ष दिखेगा, वहाँ पर आपको काकतीय वंश के साथ, होयसल के साथ, पांड्यों के साथ, तो किसी एक पर आप इसे कंप्लीटली नहीं कह सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? ऑप्शन है आपके पास, ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या ऑप्शन डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अब देखिए यदि आपने इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ रखी है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। उरैयूर क्या किसके लिए फेमस था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए यह फेमस था। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में
कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरैयूर संगम कालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण आपको कहाँ से मिलता है? पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। मौर्य काल की एक पुस्तक है, उसमें आपको जितने भी समुद्री तट थे, कौन कौन से नगर थे, क्या क्या व्यवस्थाएं थी, वे सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन है आपके पास, ए चेर वंश से, ऑप्शन बी है पांड्य वंश से, ऑप्शन सी है आपके पास चोल वंश से, या ऑप्शन नंबर डी सातवाहन वंश से। तो देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए चेर वंश से। उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था? यह आपके चेर वंश से संबंधित था। और संगम युग जो है उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक क्या था, इम्पोर्टेंट नाम है। और इसके बारे में क्या चीज़ याद रखनी है? तो देखिए उदयनजीरल के बारे में ऐसा कहा जाता है या ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि इसने महाभारत के योद्धाओं को भोजन कराया था। क्या जानकारी इसके बारे में मिलती है? इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने जितने भी लोग थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था, उन सभी को इसने भोजन कराया था। किसने? तो उदयनजीरल ने। और किस वंश का है? तो यह आपके चेर वंश का है। यह चीज़ आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, उदयनजीरल चेर वंश से संबंधित था। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। यह संगम युग का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। अनुश्रुतियों के अनुसार इसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया था, ऐसा कहा जाता है। तो देखिए यदि आपसे यह चीज़ ही पूछ ली जाए कि ऐसा किस राजा या किस शासक के बारे में कहा जाता है, तो उदयनजीरल के बारे में। फिर आपको चेर वंश में नेदुनजेरल भी मिलता है। और कौन मिलता है? देखिए यदि हम चेर वंश की बात करें तो उदयनजीरल, फिर आपको मिलता है यहाँ पर नेदुनजेरल। दूसरा शासक आपको यह मिलता है। नेदुनजेरल के बारे में यदि बात करें तो इसने यवन व्यापारी जो थे उनको बंदी बना लिया था और उनको छोड़ने के बदले में इसने काफ़ी सारा पैसा भी लिया था नेदुनजेरल ने। देखिए और फिर इसके बाद में कौन था? शेन गटुवन था, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध शासक था। उसे लाल चेर या भला चेर भी कहा जाता है। तो यह इसके बारे में आपको याद रखना है चेरों के बारे में। तो देखिए नेदुनजेरल ने क्या किया था? तो इसने यवन जो व्यापारी थे यवन व्यापारियों को क्या किया? इसने बंदी बना लिया था और काफ़ी सारा पैसा लेकर के उन्हें छोड़ा। फिर तीसरा कौन सा शासक आता है? शेन गटुवन। कौन आता है? तीसरा शासक होता है यहाँ पर शेन गटुवन। इसे क्या कहते हैं? इसे आप लाल चेर भी कहते हैं। चेरों के बारे में यदि हम बात करें तो यह चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? ऑप्शन है आपके पास, ए गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी है तुंगभद्रा, या ऑप्शन नंबर डी वेंगी। देखिए सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वेंगी। पांड्य राज्य जो है उसकी जीवन रेखा कौन सी थी? वेंगी थी। यह आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि क्या कहा गया है। तो देखिएगा, पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसमें आधुनिक मदुरा और तिरुनेलवेली के जिले और त्रावणकोर का कुछ भाग शामिल था। इसकी राजधानी कौन सी थी? मदुरा थी। वेंगी नदी वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए काफ़ी
ज़्यादा प्रसिद्ध था, या यदि हम कहें तो काफ़ी प्रसिद्ध था। किसके लिए? अपनी उर्वरता के लिए, यानी अपनी फर्टिलिटी के लिए। देखिए, और प्राचीन काल में खेती ही क्या थी? खेती ही मुख्य स्रोत हुआ करती थी। तो यदि वह जहाँ पर अच्छी है, जहाँ उपजाऊ भूमि है, तो वह काफ़ी प्रसिद्ध होगा। बहुत ही सामान्य सी बात है। और पांड्यों की यदि हम बात करें तो इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी मदुरा या मदुरै थी, या मदुरई। और इनका प्रतीक क्या हुआ करता था? मछली हुआ करती थी। यह आप याद रखिएगा। इसके अलावा पांड्यों के बारे में तो मेगस्थनीज जो है वह भी पांड्य राजा का उल्लेख करता है और उसे मावर देश कहता है। मावर देश क्या है? मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ये सारी चीज़ें जब हम सब्जेक्टिव क्लासेस करेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से लिखवा देंगे। ये चीज़ें आपको यहाँ पर इनके बारे में कुछ याद रखनी है। और मेगस्थनीज क्या कहता है कि उसके अनुसार मावर देश जो था, यानी कि जो पांड्य राज्य था, उसमें हेराक्ट की एक पुत्री थी, उसका शासन हुआ करता था। तो यह चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि कौन से पोर्ट, पत्तन यानी पोर्ट नाम दिए गए हैं। पहला कोरके, दूसरा पोहार, तीसरा टोंडी और चौथा मुशरी। ऑप्शन है आपके पास: ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल तीसरा और चौथा, और ऑप्शन डी है केवल चौथा और पहला। और देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या पूछा है कि संगमकालीन कौन से तट हैं जो कि पश्चिमी, कौन से पोर्ट्स हैं जो कि आपको पश्चिमी तट पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको तटों के बारे में ही पता होना चाहिए कि कौन कौन से थे। अब यहाँ पर यदि हम एक एक करके देखें तो देखिए, पहला क्या है? कोरके। तो कोरके आपका नहीं था। दूसरा पोहार, तो पोहार भी आपका पश्चिमी तट पर तो नहीं था। यह संगमकालीन है लेकिन पश्चिमी तट पर नहीं था, तो 2 भी नहीं होगा। टोंडी संगमकालीन है और पश्चिमी तट पर भी था, तो 3 होगा। और मुशरी कहाँ था? मुशरी भी आपको कहाँ पर मिलता है? पश्चिमी तट पर, तो यह भी होगा। तो यानी कि उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा और चौथा। अब देखिए, यदि हम पोर्टों की बात करें, संगमकालीन पोर्ट कौन कौन से हुआ करते थे, यदि हम उनकी बात करें, देखिए उनके आप नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। पहला टोंडी, फिर टोंडी के बाद में आता है मुशीरी के बाद में है उरैयूर, जो कि कपास के लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस था। फिर एक आता है पोर्ट आपका बंदर। फिर याद रखिएगा 6-7 पोर्ट हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट हम जो क्वेश्चन में कर चुके हैं, कौन सा है? अरिका मेड़ू है। इसके बाद में याद रखिएगा पोहार, और फिर एक था आपके पास शालियोर। इनके तो आप नाम जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा भी यदि अब हम चर्चा करते हैं, फैक्ट्स में कोई एक्स्ट्रा मिलता है तो उसे भी हम लिखेंगे। तो देखिए, एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नोरा, टोंडी, मुशिरी और नेलिसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। और संगम काल में कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह थे? तो याद रखिएगा, टोंडी, मुशिरी, उरैयूर, बंदर, अरिकामेडू, पोहार और शालियूर, जो हमने अभी आपको बताए। अगला प्रश्न है, संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ऑप्शन दिए गए हैं: ए प्रधानमंत्री के लिए, ऑप्शन बी राजस्व मंत्री के लिए, ऑप्शन नंबर सी सेना अधिकारी के लिए, या ऑप्शन नंबर डी राजा के लिए। और यह आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, कोन, को और मन्नन, ये जो शब्द हैं ये प्रयोग में लिए जाते थे संगम काल में राजा के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब
देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो यहाँ क्या कहा गया है, संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मन्नन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त हुआ करते थे। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तृतीय संगम काल हुआ था, ऑप्शन है ए अरिकामेडु में, ऑप्शन नंबर बी है एर्नाकुलम में, ऑप्शन नंबर सी है मदुरई में, या ऑप्शन नंबर डी तूकोरिन में। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मदुरई में। कहाँ हुआ था? मदुरई में और उत्तर मदुरई में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्तर होगा। अब यदि हम बात करें तो देखिए अध्यक्ष कौन था, वह भी हम यहीं की यहीं लिख लेते हैं। तृतीय संगम की अध्यक्षता किसने की? संगम का अर्थ क्या होता है? संघ या परिषद। देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे नक्कीरर, ये इसके अध्यक्ष थे। आप यह इसके बारे में याद रखिएगा। यदि बात करें संगम की, तो संगम का अर्थ क्या होता है? संगम का अर्थ होता है संघ या परिषद, यह संगम का अर्थ होता है। फिर देखिएगा, और तमिल साहित्य जितना भी था उसका संकलन करने के लिए क्या किया गया था? 3 संगमों का आयोजन किया गया था, और संगमों का संरक्षण किसने दिया? पांड्य शासकों ने दिया था। और अब देखिए यदि हम बात करें तो प्रथम संगम कहाँ हुआ? प्रथम संगम भी आपका मदुरै में होता है। यह भी मदुरै में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? देखिए अध्यक्ष थे कौन? अगस्त्य ऋषि। फिर यदि हम बात करें द्वितीय संगम, तो देखिए सेकंड कहाँ हुआ? सेकंड होता है आपके कपाटपुरम में। कहाँ पर? कपाटपुरम में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसके दो अध्यक्ष थे। कौन? देखिए इसके अध्यक्ष थे, एक तो अगस्त्य ऋषि, और दूसरे कौन थे? दूसरे थे तोलकापियार। कौन थे? दूसरे थे जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? जिन्होंने लिखी है तोलकापियम, जिसके बारे में हमने बात की थी कि वह क्या है? तमिल व्याकरण है। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी यदि चर्चा करें तो संगम का तात्पर्य क्या होता है? कवियों की गोष्ठी यानी संघ या परिषद। इन गोष्ठियों या संगमों में कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। कौन कौन से? प्रथम संगम कहाँ हुआ? मदुरै में, अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की। द्वितीय संगम होता है कपाटपुरम में, अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि और बाद में तोलकापियार ने। और तृतीय संगम मदुरै में, अध्यक्षता करते हैं नक्कीरर। तो देखिए यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऊपर भी हमने ये सारे फैक्ट्स आपको बताए हैं। और किसके शासनकाल में हुए तीनों संगम? तो वो पांड्य राजाओं के शासनकाल में हुए थे। यह फैक्ट भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? उन्हें आर्य बनाया, यानी कि दक्षिण भारत में आर्यों को कौन लेकर के गया? ऑप्शन है आपके पास ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी है अगस्त्य ऋषि, ऑप्शन सी है वशिष्ठ ऋषि, या ऑप्शन नंबर डी सांभर। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी अगस्त्य ऋषि। दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह दिया जाता है अगस्त्य ऋषि को। और ये देखिए क्या थे, उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाते हैं और वहीं जाकर के बस जाते हैं, और इन्हें तमिल साहित्य का जनक भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। इन्होंने दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए। इन्हें
तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा तमिल साहित्य का जनक कौन है, तो वो है अगस्त्य ऋषि। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में वंश हैं और सूची 2 में उनकी राजधानियां हैं। सूची 1 में है चालुक्य, पल्लव, हर्ष और पांड्य। सूची 2 में है मदुरई, कन्नौज, बादामी और कांचीपुरम। तो देखिए बहुत आसान सा है, इसे हम सुमेलित करते हैं। सबसे पहले क्या है, चालुक्य। तो देखिए चालुक्य कहाँ के थे, बादामी के, तो ए आपका 3 से मैच होगा। फिर है आपके पास पल्लव, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, तो बी आपका 4 से मैच होगा। हर्ष की राजधानी क्या थी, हर्ष की राजधानी थी कन्नौज, पहले ही पढ़ा चुके हैं गुप्तोत्तर काल में, 2 से मैच होगा। और पांड्यों की राजधानी मदुरई, तो यह आपका 1 से मैच होगा। क्या युग्म बना है, तो देखिए अपने पास युग्म बनता है A3 B4 C2 D1, 3 4 2 1। किस ऑप्शन में है देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए A3 B4 C2 D1, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहली है राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। दूसरी है यहाँ पर महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। तीसरा है परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। और चौथा है गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम क्या है। ऑप्शन है ए 2 1 4 3, ऑप्शन बी है 3 1 4 2, ऑप्शन सी है 2 4 1 3, या फिर ऑप्शन नंबर डी 3 4 1 2। और देखिए यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालानुक्रम वाले जो क्वेश्चन होते हैं वे हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज भी करते हैं और कई बार पता भी नहीं चलता है और मोस्टली गलत ही हो जाते हैं। तो देखिए एक एक करके इन्हें हम जमाते हैं। यदि यहाँ पर देखें तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, तो 1 नंबर पर आपका आएगा क्या 2। फिर देखते हैं गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना, यह आपका 2 नंबर पर आएगा। फिर है राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, ये आपका 3 पर। और परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, तो यह आपका 4थे स्थान पर आएगा। यानी कि यहाँ पर आपका युग्म क्या बना है 2, फिर 4, फिर 1 और फिर 3, 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर हम यदि इसकी चर्चा करें तो यहाँ क्या दिया गया है, घटनाओं का सही कालक्रम है महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय एवं परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। अब देखिए कि क्या याद रखें, प्रतिहारों का उदय मिहिर भोज के अधीन हुआ जिसे भोज प्रथम भी कहा जाता है। तो देखिए ये तो हम आपको राजस्थान हिस्ट्री में अच्छे से इनके बारे में बता चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं तो वे आपको याद भी होंगी। और इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा आपको प्रतिहारों के बारे में नहीं पढ़ना होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा परेशान भी इनके प्रति नहीं होना है। अब देखिए यदि यहाँ पर हम पल्लवों की बात करें तो पल्लव जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, पान से, और इनकी राजधानी क्या थी, कांची थी। पल्लव जो शासक थे ये क्या थे, ये भारद्वाज ब्राह्मण थे ऐसा कहा जाता है। और लेकिन अभिलेखों में इन्हें क्या बताया है, क्षत्रिय बताया है। सिंह वर्मन ने इसकी स्थापना की थी। ये सभी आपको याद रखने। अब इसके अलावा जैसे जैसे पल्लवों के बारे में या अन्य लोगों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर हम आपको उनसे संबंधित चीज़ें बताते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर वंश हैं और उनकी राजधानी है, बताना है कौन सी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है ए पल्लव कांचीपुरम, बी पांड्य मदुरै, सी चेर पुंडुचेरी, डी चोल तंजौर, या ऑप्शन ई होयसल द्वार समुद्र। तो देखिए एक एक करके देख लेते हैं इन्हें।
पहला क्या है, पल्लव कांचीपुरम, बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा पांड्य, उनकी राजधानी मदुरै थी। तीसरा चेर पोंडिचेरी, तो देखिए यह आपका क्या है, यह आपका गलत है। चेरों की राजधानी क्या थी, चेरों की राजधानी तो वांची हुआ करती थी। क्या थी चेरों की राजधानी, वांची हुआ करती थी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोलों की तंजौर थी और होयसल की द्वार समुद्र थी। ये सभी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी राजधानियां भी याद रखनी है। अब देखिए यदि यहाँ पर हम चर्चा करें तो चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था, जिसके अंतर्गत त्रावणकोर, कोचीन तथा मालाबार का कुछ भाग सम्मिलित था। चेर राज्य की राजधानी वांजी अथवा वांची थी, जबकि अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। तो यही हमने आपको बताया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नाम दिए गए हैं आपको। पहला परमेश्वर वर्मन प्रथम, दूसरा नरसिंह वर्मन प्रथम, तीसरा है आपके पास नंदी वर्मन द्वितीय और चौथा है महेंद्र वर्मन प्रथम। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको इन्हें ये नाम जो दिए गए हैं पल्लव राजाओं के हैं और आपको इन्हें उस हिसाब से सुमेलित करना है, कौन पहले था कौन बाद में था कालानुक्रम अनुसार। तो देखिए सबसे पहले संस्थापक कौन था, सिंह वर्मन। सिंह वर्मन के बाद विष्णु गोप आता है, फिर सिंह विष्णु आता है और फिर आता है महेंद्र वर्मन या महेंद्र वर्मन प्रथम। तो यानी कि यह आपका पहले नंबर पर आएगा। फिर यदि हम बात करें तो महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद कौन आता है, नरसिंह वर्मन प्रथम आता है, तो दूसरा वाला दूसरे नंबर पर होगा। फिर यदि हम बात करें तो इसके बाद में कौन आता है, इसके बाद आता है नरसिंह वर्मन द्वितीय, तो यह आपका 3 नंबर पर। और देखिए 3 नंबर पर आपका कौन आएगा, इससे पहले आता है परमेश्वर वर्मन प्रथम, तो यह आपका 3 नंबर पर। और नंदी वर्मन जो था, नंदी वर्मन द्वितीय, तो यह आपका आएगा किस पर, चौथे नंबर पर। देखिए क्या कालानुक्रम बना है, सबसे पहले 4 आएगा, फिर 2, फिर 1 और उसके बाद 3। किस ऑप्शन में है यदि हम देखें, देखिए ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में, 4, 2, 1, 3। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए यदि हम इन शासकों के बारे में कुछ बात करें तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो था, इसकी उपाधि क्या थी, तो देखिए इसकी उपाधि थी मतविलास। क्या थी, मतविलास। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। डिटेल में इनका डिस्कशन सब्जेक्टिव क्लास में किया जाएगा। काफ़ी विद्वान शासक था, इसने पुस्तकें भी लिखी जैसे मतविलास प्रहसन। तो देखिए इसकी पुस्तक क्या क्या थी, मतविलास प्रहसन, यहीं से आप याद रखिएगा, यही इसकी उपाधि थी। और इसी उपाधि पर इसने एक पुस्तक भी लिखी थी जो कि भारत की प्रथम व्यंग्य आधारित पुस्तक मानी जाती है। फिर इसमें बौद्ध भिक्षुक जो थे उन पर काफ़ी व्यंग्य किया गया है। फिर इसकी एक और पुस्तक थी, कौन सी, तो देखिए इसकी दूसरी पुस्तक थी भगवत जुदियम प्रहसन। कौन सी थी, तो देखिए भगवत, फिर भगवत जुदियम। देखिए इनके नाम काफ़ी अलग आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए ये आप इसकी बुक्स हैं, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। फिर यहाँ पर यदि आप नरसिंह वर्मन प्रथम की बात करें तो यह सबसे शक्तिशाली था। इसकी उपाधि क्या थी, हमने आपको बताया है इसके बारे में पहले ही, मामल्ल और वातापीकोंड। क्या क्या उपाधि थी इसकी, मामल्ल और वातापीकोंड, ये दोनों इसकी उपाधियाँ थीं। इसने मामल्लपुरम नामक शहर बसाया था, आपको पहले ही बता चुके हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? ऑप्शन है आपके पास, ए फाहयान, ऑप्शन बी है वेनसांग, ऑप्शन सी है इत्सिंग और ऑप्शन डी है मातवालिन। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मातवालिन। चालुक्यों के शासनकाल में यह आया था और चीन और भारत के संबंधों की जानकारी देता है। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? ऑप्शन है आपके पास ए चालुक्य, ऑप्शन बी है राजपूत, ऑप्शन सी गुप्त और ऑप्शन डी मौर्य। तो देखिए काफ़ी आसान सा प्रश्न है। चालुक्य कहाँ थे? दक्षिण भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपनी मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? ऑप्शन है आपके पास ए चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह ने, आगे देखते हैं ऑप्शन बी चालुक्य राजा कुमारपाल ने, ऑप्शन सी चोल राजा कोलोत्तुंग प्रथम ने, या ऑप्शन डी कश्मीर राजा जयसिंह ने। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य राजा कुमारपाल जो था उसने अपने मंत्रियों को पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहाँ भेजा था? तो उसने काशी के क्षेत्र में भेजा था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो चालुक्य शासक कुमारपाल ने अपने राज्य में पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह जैन मतानुयायी था, यानी जैन धर्म को मानता था। उसने पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र में भी अपने मंत्रियों को भेजा था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। ऑप्शन है आपके पास ए तंजौर, बी वनवासी, सी कांची, या ऑप्शन डी बादामी। तो देखिए यदि हम बात करें यहाँ पर तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वनवासी। वनवासी किनकी राजा थी? कदम्बों की। कदम्ब का पेड़ वन में मिलेगा तो वनवासी राजधानी, ऐसे याद रखिएगा। तंजौर किसकी राजधानी थी यदि हम बात करें तो तंजौर राजधानी हुआ करती थी किनकी? चोलों की। फिर कांची आपको हमने बताया था, कांची किसकी राजधानी थी? कांची थी पल्लवों की। और बादामी किसकी थी? बादामी चालुक्यों की थी। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। इस राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। उल्लेखनीय है कि तंजौर किनकी? चोलों की, कांची पल्लवों की एवं बादामी चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी। तो देखिए कदम्ब के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इनकी राजधानी वनवासी थी और इस वंश की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने की थी। फिर पुलकेशिन द्वितीय जो हुआ उसने कदम्ब साम्राज्य को अपने ही राज्य में मिला लिया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था, यानी कि पोर्ट था? ऑप्शन है आपके पास ए काकीनाडा, बी मोटुपल्ली, सी मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, या ऑप्शन नंबर डी नेल्लोर। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जा चुका है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी मोटुपल्ली। तो देखिए काकतीय राज्य में सबसे महत्वपूर्ण समुद्र पोर्ट कौन सा था? तो वो था आपका मोटुपल्ली। मोटुपल्ली कहाँ है? तो ये वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश है वहाँ है। तो देखिए याद रखिएगा, यदि इस प्रकार से भी आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कहाँ स्थित है तो यह आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा मोटुपल्ली काकतीय राज्य में एक अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। यह समुद्र पत्तन वर्तमान में कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। इटली यात्री मार्को पोलो ने इस स्थान का दौरा किया था। मार्को पोलो ने काकतीय राजाओं के शासनकाल के दौरान के आंध्र प्रदेश की समृद्धि और शक्ति के बारे में उल्लेख किया है। 13वीं शताब्दी के मध्य के गणपति राजाओं द्वारा जारी मोटुपल्ली शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि इस पत्तन से कपूर, गुलाब जल, हाथी दांत, मोती, मूंगा, रेशम, काली मिर्च आदि वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फैक्ट्स याद करने हैं आपको। पहली चीज़, काकतीय राजवंश में सी पोर्ट कौन सा हुआ करता था?
मोटूपल्ली। कहाँ पर है वर्तमान में? आंध्र प्रदेश में। इसके बारे में जानकारी कौन देता है? तो इटली का यात्री मार्को पोलो इसके बारे में जानकारी देता है। और यहाँ से आपको गणपति राजाओं का जो मोटूपल्ली शिलालेख है वहाँ से क्या ज्ञात होता है कि यहाँ से कपूर, गुलाब जल, हाथी दांत, मूंगा, रेशम, काली मिर्च, इन सभी का आयात निर्यात हुआ करता था। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? ऑप्शन है आपके पास ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी पांड्य या ऑप्शन नंबर डी चालुक्य। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी पांड्य। तो देखिए दक्षिण भारत के पांड्य वंश के राजा ने रोम में अपना एक दूत 26वीं ईसा पूर्व में भेजा था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? ऑप्शन है आपके पास ए कुषाणों ने, ऑप्शन बी चेरों ने, ऑप्शन सी पश्चिमी शकों ने या ऑप्शन नंबर डी वाकाटक ने या फिर ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी चेर। चेर वंश जो था उसने रोमन साम्राज्य के साथ अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। अब देखिए चेर राजवंश के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश है और तमिल साहित्य में सर्वाधिक उल्लेख आपको इसी वंश का मिलता है। इसके अलावा ऐत्रेय ब्राह्मण और महाभारत में भी इसका उल्लेख है। और तमिल साहित्य में इन्हें क्या कहा गया है? तमिल साहित्य में इन्हें केरल पुत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? तो इनका एक और नाम है केरल पुत्र। इसके अलावा हमने आपको बताया ही था उदयन जेरल के बारे में, जिसने विशाल पाकशाला का निर्माण करवाया और महाभारत के योद्धाओं को भोजन करवाया। नेडुंजेरल था जिसने यवन व्यापारियों को बंदी बना लिया और उनको छोड़ने के बदले में पैसे लिए। शेन गटुवन था जैसे लाल चेर या भला चेर भी कहा जाता है। इनकी राजधानी वांची हुआ करती थी और इनका प्रतीक धनुष था। और जो इनके साम्राज्य में अर्कामेडु था वहाँ से आपको काफ़ी सारे क्या मिलते हैं? वहाँ से आपको काफ़ी सारे रोमन साम्राज्य के साक्ष्य भी मिलते हैं उनके साथ व्यापार संबंधों के। देखिएगा क्या कहा गया है। रोम साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में चेर राज्य के साथ आरंभ हुआ था। अर्कामेडु से कई रोमन वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं और वहाँ से तो आपको एक रोमन बस्ती भी मिलती है। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर स्थित है? ऑप्शन है ए चेन्नई में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी मदुरई में या ऑप्शन नंबर डी महाबलीपुरम में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर, देखिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मदुरई में। तो देखिए मदुरई, पुदुकोट्टे, श्रीरंगम और तंजावुर। सही उत्तर है मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है, काफ़ी फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई मदुरा में स्थित है। ध्यातव्य है कि मदुरई मदुरा पांड्यों की राजधानी हुआ करती थी। संगम काल में प्रथम और तृतीय संगम मदुरई में ही आयोजित किए गए, जिनकी अध्यक्षता किसने? ऋषि अगस्त्य और नक्कीरर ने की थी। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए चेन्नई, बी कोलकाता, सी मदुरई और डी तंजावुर, डी महाबलीपुरम। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मदुरई। अब अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। एक तरफ मंदिर हैं, दूसरी तरफ स्थान है। पहली सूची देखते हैं मंदिरों की। मीनाक्षी मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर और बेलूर मठ। दूसरी तरफ स्थान है तिरुमाल, मदुरई, हावड़ा, उज्जैन। तो देखिए सबसे पहले मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है आपका कहाँ पर? मदुरई में। तो ए आपका 2 से मैच होगा। फिर है वेंकटेश्वर मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? तो वेंकटेश्वर मंदिर है तिरुमाल, आंध्र प्रदेश में। यह आपका 1 से मैच होगा। फिर महाकाल मंदिर, महाकाल मंदिर की यदि हम बात करें तो कहाँ है? उज्जैन, सभी जानते हैं, 4 से मैच होगा। और बेलूर मठ है हावड़ा, पश्चिम बंगाल में। तो यह आपका 3 से मैच होगा। तो देखिए कूट क्या बना है। कूट हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं जहाँ पर
युग्म दिए गए होंगे। तो हमारे पास कूट बना था क्या, ए का 2 था, बी का 1, सी 4 और डी का 3। किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन बी, A2 B1 C4 D3। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वारा क्या कहलाते हैं। आकर्षक जो द्वार हैं दक्षिण भारत के मंदिरों के, वे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है ए शिखर, बी गोपुरम, सी देवालय, या ऑप्शन डी मंडपम, या फिर ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यह हम आपको पिछले चैप्टर में भी बता चुके हैं, और उससे पहले भी जब हमने आपको द्रविड़ और नागर शैली बताई थी वहाँ पर भी यह आपको बताया है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी गोपुरम, द्रविड़ शैली में। तो देखिए कौन सी शैली में बनता है गोपुरम, यह बनता है आपके द्रविड़ शैली में। पिछली ही क्लास में जब हमने आपको इनके बारे में बताया था, जो पिछला आपका चैप्टर था उसमें, वहाँ पर आपको लिखाया भी था कि द्रविड़ शैली में कौन कौन से नाम प्रमुख से आते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों तथा चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत हुआ करते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु क्या है, गोपुरम है। तो देखिए ये आपके क्वेश्चंस थे किसके ऊपर, संगम काल और दक्षिण भारत के ऊपर। काफ़ी सारी हमने यहाँ पर चीज़ें की, काफ़ी क्वेश्चंस किए, और सभी को आपसे काफ़ी डिटेल में भी डिस्कस किया गया है। इसकी जो PDF है वो आपके लिए हमारी वेबसाइट पर डाल दी जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगली क्लास में हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार का, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साहित्य से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, उसे भी आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा क्लासेस को। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।